आज का जो टॉपिक है उनका मेंटल में बात करना है। कैसे मेंटल हेल्थ हम लोग के वर्क को लोग डे टू डे प्रभावित कर रहा है। तो सब कुछ जानने से पहले को हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस समझ लेते हैं कि अगर इसको हम लोग ध्यान न दें तो क्या क्या हमें हो सकता है। तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। जैसे कि सबका कोऑर्डिनेशन होना है। ब्रेन ही कहीं न कहीं हार्ट को, ब्रेन ही कहीं न कहीं रेस्पिरेटरी रेट को, बॉडी के सभी ऑर्गन के फंक्शनिंग को, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कैसे। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम सब जानते ही होंगे। तो ब्रेन में दो बात बताया हूँ, एक तो हाइपोथैलेमस जो ऊपर होता है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और एक अपने बॉडी का ऑर्गन है किडनी। मतलब हम लोग मेंटल हेल्थ में बात कर रहे हैं सर, और मैं किडनी के नाम ले रहा हूँ। किडनी को हम लोग साइंस में रेनल भी बोलते हैं। तो किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसको सुप्रा रेनल ग्लैंड कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो हम लोगों ने तीन नाम लिया, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी और तीसरा जो है कि एड्रिनल ग्लैंड। ये सब लोग दिमाग में फिट हो गया होगा। हम लोग जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, किसी बात का स्ट्रेस अपने दिमाग पे पड़ता है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ए, क्योंकि जाहिर है एक दूसरा हार्मोन उसको बोलते हैं बी। और बी हार्मोन सीधे एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है उस पे काम करता है, और वहां से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे रिलेशन में, हमारे वर्क रिलेटेड इश्यूज में, हमारे परफॉर्मेंस में, मतलब किसी प्रकार का अगर स्ट्रेस होता है तो वो पहले हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर किडनी के ऊपर वाली ग्रंथि को प्रभावित करता है, और उसी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। अब ये जो कॉर्टिसोल निकलता है इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। कॉर्टिसोल हमारे, अब ये जो किडनी से हार्मोन है, किडनी के ऊपर ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसके हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसका क्या क्या प्रभाव है उसको समझ लेते हैं। वो सबसे पहले ब्रेन को प्रभावित करेगा। जब ब्रेन को प्रभावित करेगा मेंटल इलनेस होगा। मेंटल इलनेस में डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, कंसंट्रेशन की समस्या हो सकता है, याददाश्त की समस्या हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं। ब्रेन के बाद से दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट। कॉर्टिसोल लंबे समय तक रिलीज होने की वजह से अगर कांस्टेंट हम लोग स्ट्रेस में बने हुए हैं तो वो कॉर्टिसोल जो है कि हमारे हृदय को प्रभावित करता है। प्रभावित होगा तो पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। मतलब कि हमको हार्ट अटैक आ सकता है, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमें लिपिड डिसफंक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा ऑर्गन होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की वजह से हम लोग को शुगर की बीमारी होती है। वो कॉर्टिसोल पैंक्रियाज को प्रभावित करता है, पैंक्रियाज प्रभावित होगा तो हम लोग को शुगर की समस्या भी हो सकती है। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो कॉर्टिसोल हमारे आंत को, गट को प्रभावित करता है। और जब आंत प्रभावित होता है तो बहुत कॉमन टर्म हो गया है कि गैस बनता है तो खाना नहीं पचता है, तो दिन भर में 5 बार स्टूल पास करने जाना होता है, या तो 5 दिन पे 1 बार स्टूल पास करने जाना होता है। तो ये अपने बॉडी की जो सेंसिटिविटी है ना, ये कॉर्टिसोल उसको कम कर देता है। इससे क्या होगा, बॉडी की सेंसिटिविटी जब कम हो जाएगी, थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, तो अपने आप शरीर में दर्द बना देगा। हमेशा लगेगा कि बॉडी में कहीं कंधे में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, और हम लोग जाके ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले ये सारे बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्यों हमको काम करना है। आज हम काम करेंगे, 10 साल बाद हमको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गट की बीमारियां, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो हमें लगता है, और मैं इस हिसाब से भी आप लोग बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के, तो आप लोगों के माध्यम से और लोग भी इस चीज़ को जानें। आप लोग की बात और लोग भी सुनेंगे। आप लोग और लोगों से, हेल्थ अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब तक का संक्षिप्त यही है कि हम लोगों का ब्रेन जो है कि बॉडी का इम्पोर्टेंट अंग है,
ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इन सबसे हार्मोन निकल करके किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, वहाँ से कॉर्टिसॉल निकलता है और कॉर्टिसॉल जो है हमारे ब्रेन को, हमारे जो है कि हार्ट को, हमारे पैंक्रियाज को, हमारे गट को प्रभावित करता है और बॉडी की जो सेंसिटिविटी है पेन के लिए उसको कम कर देता है। तो ये मतलब कि स्ट्रेस एक फैक्टर है जो कितने कारण को जन्म दे रहा है। अगर हम लोग इसी स्ट्रेस को मैनेज कर लें कि भाई ये ब्रेन को उतना न प्रभावित करे कि फाइनली कॉर्टिसॉल निकले, कॉर्टिसॉल के रिलीज को कम कर दे, तो हो सकता है कि हम लोग ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, IBS समस्या बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट की विभिन्न समस्याएं होती हैं, इन गंभीर बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसॉल के बाद से दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है सब्सटेंस अब्यूज, नशा। चाहे वो नशा तंबाकू का हो, तंबाकू को डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, स्मोकिंग करके या तंबाकू खा करके, चबा करके, खैनी सुक्ति जो भी बोलते हैं। इसके अलावा कैनबिस है, जैसे गांजा, भांग, मैरिजुआना। तो ये तो दोनों एक ही प्लांट से निकलता है, गांजा हो या भांग हो, मैरिजुआना एक ही प्लांट से निकलता है। और तीसरा जो है कि अल्कोहल, सबसे कॉमनली मिसयूज किया जाने वाला ये सब्सटेंस है। तो ये नशे की चीजें भी हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। और सबसे तीसरा फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होता है। एक होता है ना कि सर टेंशन भी नहीं लेते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ है, पेशेंट आते कहते हैं सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने IIT से BTech किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ, जॉब बहुत अच्छे से चल रहा था, 80-90 लाख का मेरा पैकेज था, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी अचानक ऐसा महसूस होने लगा कुछ दिनों से कि नींद कम आ रही है, सैडनेस रह रहा है, लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ निगेटिव चीजें ही हमेशा दिमाग में चली रहती है। तो इनिशियली मैं लोगों की बातें मैं कोट कर रहा हूँ, इनिशियली मैंने लोगों ने कहा कि इनिशियली मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, योगा करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन 2-3 सालों से मैं इसको झेल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ग्रेजुअली चीजें बढ़ती जा रही। मतलब कि यहाँ पे तीसरा फैक्टर है, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। पहला फैक्टर कॉर्टिसॉल वाला हो गया, दूसरा नशा हो गया, तीसरा बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, कोई दूसरा उसका सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पढ़े लिखे लोगों की ही है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति का बस 2 ही लाइन का ट्रीटमेंट होता है, वो या तो डॉक्टर की कहना मानेगा या तो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो डॉक्टर का कहना मानता भी है और नहीं भी मानता। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें हम कुछ भी कर लें, हम क्यों नहीं योगा गुरु ही बन जाएं, क्यों नहीं हम मतलब कि कहीं योगा शिविर में भी 6 महीने के लिए एडमिट हो जाएं, लेकिन अगर ब्रेन में न्यूरोकेमिकल की डिस्टर्बेंसेज है तो दवाई खानी पड़ेगी। ये तीसरा कंसर्न हो गया। अब थोड़ा सा टॉपिक को मैं डेविएट करता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिटी होता क्या है। यूजुअली ब्रेन से संबंधित जब बीमारियां होती हैं तो हम लोग शहर के सबसे बड़े ब्रेन के डॉक्टर को खोजते हैं। हमें लगता है सबसे पहले न्यूरो सर्जन को दिखाते हैं, उसके बाद से नहीं ठीक होते हैं तब जो 1-2 न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इस प्रक्रिया में 2 साल 3 साल निकल गया होता है, तब फाइनली जो है कि जूझते जूझते व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है। अब दिक्कत यहाँ पे है, थोड़ा सा हम लोग MBBS, MD, MS, MCS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो ओवरऑल अवेयरनेस है, ये तो किसी मैं क्लासरूम में ले नहीं रहा हूँ। जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई होती है उसमें MBBS एक लेवल की पढ़ाई है,
एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद दो ब्रांच होता है, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल। तो मेडिकल ब्रांच में एमडी हो जाता है, सर्जिकल ब्रांच में एमएस हो जाता है। जो जितने टाइप के सर्जन हैं सभी लोग एमएस किए रहते हैं, और जितने टाइप के मेडिकल मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं वो एमडी किए रहते हैं। अब एमएस की 3 साल पढ़ाई करने के बाद से व्यक्ति न्यूरो सर्जन बनता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनता है। एमडी की पढ़ाई करने के बाद से जो डीएम करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, जो डीएम न्यूरोलॉजी में करता है वो न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, और जो डीएम गैस्ट्रो में करता है वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनता है। ये जो 3 साल का जो गैप है जिसमें व्यक्ति ने एमएस किया और एमडी किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे कि एमबीबीएस के बाद से जो सर्जन होता है वो या तो, अगर जनरल भाषा में बात करें तो या तो वो पित्त के थैली का ऑपरेशन कर रहा है। भाई किसी सर्जन डॉक्टर क्या करता है, तो पित्त की थैली का ऑपरेशन करेगा अगर एमएस किया हुआ है तो, या तो आंत फटा हो उसकी सर्जरी करेगा, या तो गाल के पस बन गया उसकी सर्जरी करेंगे, यही सर्जरी करेंगे। अब वो जब एमसीएच करते हैं न्यूरोलॉजी में तो या तो ब्रेन की सर्जरी करेंगे या ब्रेन की नसें जहां भी फैली हुई है उसकी सर्जरी करेंगे। तो ये न्यूरो सर्जरी स्पेशलिटी बिल्कुल अलग है। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की बात हो रही है कि भाई ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में नसें सूख गई, या रीढ़ की हड्डी में कोई नसें दब रही हैं, तो उस स्पेशलिटी के लिए न्यूरो सर्जरी बेटर है। और एमडी न्यूरोलॉजी जो है, एमडी न्यूरोलॉजी जैसे कि कुछ ऐसी ब्रेन की बीमारियां हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जैसे कि ब्रेन की कुछ नसें सूख जाना, ब्रेन में क्लॉट्स का बन जाना, इन सब चीजों के लिए न्यूरो मेडिसिन है। और जो साइकेट्री है ये इंटायरली इन दोनों से डिफरेंट है। इसकी पढ़ाई एमडी में होती है, एमडी में एक अलग से ही इसकी ब्रांच है जिसमें 3 साल हम लोगों को केवल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे ट्रेनिंग लेना होता है, केवल मेंटल हेल्थ की बातों को जानना होता है। अब इन 3 साल में साइकेट्री की बीमारियों को डायग्नोज करने का कोई जांच नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको डिप्रेशन है कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है जो डिप्रेशन को ब्लड टेस्ट में फाइंड आउट करके आपको दे दे। आप एंजाइटी डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, किसी प्रकार का साइकेट्रिक इलनेस है, कोई जांच नहीं है जो बीमारी को फाइंड आउट करके दे। एक है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी बोलते हैं। तो आईसीडी की एक बुक आती है, उस बुक में बीमारियों की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि भाई ये बीमारी है तो उसकी डायग्नोसिस में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कितने दिनों से होने चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के उस बीमारी की डायग्नोसिस बनती है। तो प्रॉपर जब 3 साल ट्रेनिंग लिए हम लोग तो पर्टिकुलरली इन्हीं प्रकार के केसेस को डील करने का अवसर मिला। इसमें हर बीमारियों को ट्रीट करने के गाइडलाइंस होती है कि डिप्रेशन की बीमारी है, अगर पहली बार लाइफ में डिप्रेशन हुआ 9 to 12 मंथ दवाइयाँ खानी है, उसके बाद से दवाइयों को बंद करना है, जो गाइडलाइंस करती है। ट्रीटमेंट शुरू करने पे कुछ ऐसे पॉपुलेशन से कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे दवाइयाँ काम नहीं करती है, दवाइयाँ काम नहीं करती है तो हम लोग दवाई को चेंज करते हैं, दवा के डोज को बढ़ाते हैं। अगर उस पर भी नहीं हुआ तो फिर एक और दवा उस पर ऐड करते हैं। तो हम लोग पास आते आते पेशेंट 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं जनरल, क्योंकि वो गाइडलाइन और कहीं पढ़ाई नहीं गई। वो जो 3 साल जो ट्रेनिंग पीरियड था जिसमें इन सब चीज़ों पढ़ा गया वो और किसी ने पढ़ा नहीं। तो जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ तो सब कोई जानता है किसकी दवाई क्या है, तो दवाइयों की क्या प्रॉपर डोजिंग है, दवाइयों को कितने दिन तक देना है। मैं एक जनरल आइडिया आप लोग बता रहा हूँ कि हम लोग बीमार दिमाग की जो भी दवाइयाँ होती हैं मैं आज शुरू करूँगा, उसका इफेक्ट 4 हफ्ते बाद आता है। अगर एंजाइटी है तो उसकी जो मेन दवा है मैं शुरू आज करूँगा, उसका इफेक्ट कम से कम 3 to 4 वीक में आता है। कुछ ऐसी दवा साथ में दे दी जाती है कि व्यक्ति को डे फर्स्ट से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए बड़ा ही धैर्य की जरूरत होती है कि भाई पेशेंट परेशान हो क्या है, एक तो आ रहा 3 साल बाद और आएगा, वो चाहेगा कि डे फर्स्ट से ही उसको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाए। एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि भाई व्यक्ति ठीक भी हो और ट्रीटमेंट के लिए एडहेयर भी रहे, ऐसा ना हो कि आज दिखा करके जाए, कल किसी और डॉक्टर के पास जाए, परसों किसी और के पास जाए। तो कहने मतलब यही है कि जब भी
मेंटल इलनेस हो, किसी प्रकार की साइकेट्रिक इलनेस हो, तो साइकेट्रिस्ट से मिलना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाना नहीं चाहते थे, अब लोग सर्च करके आ रहे हैं, अब लोग रिसर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और आ रहे हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी है और हम लोगों को, ताकि लोग डायरेक्ट बात हम लोगों से करें। अब मैं डेली लगभग 7 या 8 नए पेशेंट देखता हूँ, पुराने जितने ऐड हुए अलग है। मैं उसमें देखता हूँ कि मैं 2019 में BHU से सर पास आउट हूँ। 19 के बाद से मैं जो चेंज 5-6 सालों में देखा, पहले मेरे पास पेशेंट आते थे, वो 4 साल 5 साल कहीं इलाज करा करके फिजिशियन के यहाँ किसी भी स्पेशलिटी में, होम्योपैथ का, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करा के फिर हमारे पास। अब मैं देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि आपको दिक्कत कब से है, व्यक्ति बोलता है कि सर केवल 10 दिनों से दिक्कत हो रहा है। मतलब लोग अर्ली लेवल पे काम करना शुरू कर दिए। जैसे स्लीप पे डिस्टर्बेंसेज होता है, लोग तुरंत कंसल्ट कर रहे हैं। जैसे ही मूड में चेंजेज होता है, मन में चेंजेज होता है, वैसे ही लोग कंसल्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अवेयरनेस में हिंदुस्तान अखबार और ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करे कि भाई मेंटल हेल्थ बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग एक लैपटॉप देखें ना, तो लैपटॉप में जितनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, या कंप्यूटर हो गया तो डेस्कटॉप हो गया, वो सारे उसके हार्डवेयर हैं। अगर उसका सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा तो कितना ही बढ़िया कंप्यूटर रहेगा, उसका रखने पे मतलब नहीं है। तो हम लोग ऊपर से नीचे कितने भी सर जाए, लेकिन अगर ये ब्रेन काम नहीं करेगा तो फिर सजदा धजने का कोई मतलब नहीं है। तो यह एक ओवरव्यू था हम लोगों का मेंटल हेल्थ पे बात करने का, कि भाई मेंटल हेल्थ पे हम बात क्यों करें। तो 3 मेन कारण हम लोग को समझ में आया। एक तो कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है, कैसे हमारे लाइफ को पूरी तरीके से बेकार कर देता है। दूसरा था नशा, सब्सटेंस यूज, इसमें स्मोकिंग, सिगरेट, एल्कोहल, गांजा, भांग, ये सारी चीजें। और तीसरा था बायोलॉजिकल फैक्टर, जो बेवजह लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्क प्लेस पे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके पहले कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। वर्क प्लेस पे हम लोग कैसे मैनेज करें, इस डिजिटल जमाने में कैसे हम लोग का एफिशिएंसी प्रभावित हो रहा है। तो वर्क प्लेस पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपने काम की प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर हमको सुबह से शाम तक में बहुत सारा वर्क मिल जाता है कि भाई शाम तक इतने काम फिनिश करने हैं, तो हम उसकी प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा काम है जो बिल्कुल अर्जेंट है, उसको अलग कर लें। कौन सा काम है जो 4 घंटे बाद हो सकता है, उसको बिल्कुल अलग कर दें। और कौन ऐसा काम है जो कल भी किया जा सकता है, उसको अलग कर दें। पहले हम लोग काम की प्रायोरिटी सेट करें। जब काम की प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो अगर 100 काम है तो 20 उधर चले गए, 20 इस कॉलम में आ गए, 20 इस कॉलम में आ गए, तो स्ट्रेस यहाँ से कम हो जाएगा। तब हम पहले लगेगा कि भाई हमारे जिम में 50 से 100 छोटे छोटे टास्क करने हैं, और जब हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे, तभी पता चलेगा कि भाई 4 घंटे में हमको ये 30 कॉल करने हैं, 30 ये रिपोर्ट लगाने हैं, आदमी करके उसको खाली करने हैं। मोबाइल फोन यूज करने का समय भी हम निर्धारित करें, क्योंकि ऑफिस में फोन रिसीव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर ऑफिस का काम प्रभावित होगा अगर हम हमेशा फोन पे रहेंगे। तो एक अपने हम लोग सोशल मीडिया जैसे और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पे तो पूरे थ्रू आउट द डे अगर हम लोग ना ही रखें, एक हम लोग समय सेट कर लें कि भाई हम 5 बजे घर को छुटेंगे तो घर जाएंगे, चाय पियेंगे और चाय के टाइम पे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। हम लोग को एक समय, एक विंडो रखना पड़ेगा कि भाई एक शाम का विंडो है मोबाइल सोशल मीडिया का, दोबारा मन करे तो रात को 10 बजे हम लोग एक बार चेक कर ले। लेकिन थ्रू आउट द डे हम लोग ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ता है। स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो
हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन में दिक्कत होगा। मोबाइल में काम यहाँ कर रहे हैं तब तक अलग अलग मैसेज, अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेंगे, है ना। हालांकि आप लोग का तो मीडिया का ही काम है, तो उसमें भी आप लोगों को लिमिट आना पड़ता होगा कि भाई हमें अपने वर्क से रिलेटेड ही न्यूज को देखना है, न कि कुछ भी हम बैठ करके देख रहे हैं। तो हम लोग काम की प्रायोरिटी जरूर सेट करें। मॉर्निंग आवर में ही अपने काम को कैटेगराइज कर लें, कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया पे समय देने का टाइम जो है कि हम लोग अपना फिक्स कर लें कि भाई अपने काम के अलावा जो भी पर्सनल लाइफ का काम है सोशल मीडिया से संबंधित, उसको हम लोगों को किस टाइम पे देना है। ऑफिस में लगातार बैठे रहने से, लगातार काम करने के वजह से हम लोगों का फिजिकल हेल्थ प्रभावित होता है, मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। तो ये जरूरी है कि 20-25-30 मिनट पे एक बार उठ करके हम लोग बाहर से, मतलब अपने वर्किंग एरिया में ऐसा हो कि मतलब आउट ऑफ रेंज चले गए, जो लिमिटेशंस हो अथॉरिटी की उसके अनुसार 5 मिनट का 10 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लंबा हो जाएगा, एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक आप अपने आप में ले लें। अब ऑफिस में हम यहाँ बैडमिंटन तो खेल नहीं सकते हैं, 5 मिनट कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बैठ करके एक ऐसे सेट कर लें कि अपने से 20 फीट की दूरी पे, जैसे सामने वाला वाल हमें लगता है कि 20 फीट होगा, अपने से 20 फीट दूरी पे 20 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए ना बस उस वहीं पे फोकस करना, उधर ही ध्यान देना हम लोग को। या अकेले बैठ करके आंख को ब्लिंक कर सकते हैं 5-10 बार 15 बार। और तीसरा टेक्निक ये होता है कि बैठ करके 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, इनहेल करें, 7 सेकंड तक सांस को रोके रहें, और 8 सेकंड तक जो 4 सेकंड हम लोगों ने इनहेल किया है उसको 8 सेकंड में सांस को एक्सहेल करें। ये 2 से 3 एपिसोड हम कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस लेवल अचानक कम हो जाता है, बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव होता है। अगर चाहें तो आप लोग 4 सेकंड तक इनहेल करना है। इनहेल मतलब कि हाँ 7 सेकंड तक होल्ड रखे रहना है आंख बंद करके ही, और फिर अगले 8 सेकंड में जो 4 सेकंड में लिए तो उसको स्लोली ग्रेजुअली जो है उसको एक्सहेल करना है ना। ये 3 टेक्निक है जो हम लोग ऑफिस में बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को प्रभावित किए हम साइलेंटली कर सकते हैं और अपने वर्क में कंसंट्रेट हो सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना करना जीवन में जरूर सीखें। अब ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, ड्यूटी पे आ गए हैं, किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई हमारा ये मलैया से सामान लाना है, हमारे घर पहुंचवा दो। अब कैसे कोऑर्डिनेट होगा? कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ का काम प्रभावित होगा, फिर भाई आपके बॉस से डांट मिलेगी, फिर उससे और डिस्टर्बेंसेज होंगे। तो लगे कि जो चीज दायरे से बाहर जा रहा है ना उसको ना करना, तो बिल्कुल अगर एक बार आदमी ना कर दिया कि सब ये हो नहीं पाएगा। तो ये मतलब चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है अपने स्ट्रेस को कम करने का। अब ये नहीं कि जो हमारा ड्यूटी उसी को हम ना कर दें, अब ऐसा भी ना हो जाए, पर अनवांटेड चीजों को ना करना पड़ेगा। अब हम लोग एमबीबीएस की जब पढ़ाई करते थे बीएचयू में, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, बीएचयू से पढ़ाई किया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पेशेंट लोग आते हैं, लोग कहेंगे कि भैया सुबह पर्चा कटवा दो, हमको दिखवा दो। हमने 1-2 बार दिखवाया, फिर हमने ना करना सीख लिया। हालांकि हमें पता नहीं था कि इस ना करने का बहुत बेनिफिट है, लेकिन मैं मना कर देता कि भाई क्लास में रहूंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो सामने वाला भी अल्टरनेटिव किसी न किसी को तो बैकअप में ले ही लिया होगा। अब होता क्या है कि हम लोग कभी कभी किसी काम में हाँ कर देते हैं और फिर सामने वाले का फोन ले उठाते हैं। ऐसा हुआ होगा, सबके लाइफ में हुआ होगा। उतना देर तक स्ट्रेस में रहते हैं कि हम कैसे, हम भी स्ट्रेस में रहते हैं, उसका फोन उठाते हैं और वो अलग स्ट्रेस में रहता है। वो नहीं तो होता रहता है ना, ये हमेशा ही होता रहता है ना, है ना। तो ये भी बड़ा ही जरूरी है। तुरंत बुरा लगे ठीक है, लेकिन इससे ना मतलब कि बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिसको आप ना बोलते हैं, सामने वाले का विश्वसनीयता आपके प्रति बढ़ता जाता है। यार वो आदमी बहुत सही है,
वो 6 महीने साल भर बाद अगर उसको 4-5 लोगों में कंपैरिजन करना होगा या उसे आपको कोई टास्क देना होगा तो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि बात नहीं बड़ा सही, करना होता है तो यस और नहीं तो ना, ये बीच में लटकाता नहीं। ये बीच में लटकाने वाले लोग मतलब इसमें गोलियां चल जाती हैं, इसमें आप किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी का सर तोड़ सकते हैं, कुछ करे या ना करे अपने ऊपर 4-5 मुकदमा आप जरूर लिखवा सकते हैं। क्यों सर? और इसके बाद से हम तो साइकेट्री का मतलब कि व्यवहारिक भाषा ही पे तो बात करने आए, और इसके बाद से फिर हाँ नाम में जो एक लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर मुकदमा हुआ, फिर अलग एक डिस्टर्बेंस से जीवन में शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे वर्क प्लेस पे कैसे जो है कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं, और क्या क्या करें कि हमारा मेंटल हेल्थ कम प्रभावित हो। एक आखिरी टॉपिक हम लोग का ये है कि हम लोग क्या करें कि फिट रहें। अब ये सारी चीजें डे बाय डे होनी है। वर्क है तो वर्क प्रेशर रहेगा ही, कंपटीशन रहेगा ही, चैलेंजेस रहेगा ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे अपने आप को फिट रखें? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्लीप हम लोग को अच्छे से पूरी होनी चाहिए। अगर लगता है कि स्लीप में कोई दिक्कत है तो स्लीप हाइजीन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन में 4-5 बातें होती हैं, जैसे कि सोने से पहले एक्सरसाइज न करें। यूजुअली होता है जो ऑफिस वाले लोग होते हैं वो 5 बजे छूटते हैं, फिर 6-7 बजे तक घर पहुंचते हैं, फिर 8-9 बजे जिम जाते हैं, फिर 10 बजे तक चाय सिगरेट सब पी करके घर आते हैं, है ना। फिर जो है कि खाना खाते हैं और फिर बेड पे जाते हैं तो कहते हैं नींद ही नहीं आ रहा। भाई नींद आएगा कैसे? हम तो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लिए। एक्सरसाइज करने से 4 घंटे तक बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ब्रेन से हम लोगों को न सोने वाली हार्मोन, एराउजल हार्मोन्स निकलते हैं जो हमको एक्टिवेट करके रखते हैं, हमको अलर्ट करके रखते हैं। उस कंडीशन में हमको नींद तो नहीं आएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इवनिंग टाइम में अगर लगता है कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, तंबाकू खा रहे हैं तंबाकू ना खाएं, रात को स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग ना करें, अगर जो है कि एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल ना लें, और इसके अलावा जो है कि एक्सरसाइज भी ना करें। एक्सरसाइज भी ना करें क्योंकि एक्सरसाइज वाला में बड़ा ही लोग सोचते हैं ना, इसमें 2 मिसकंसेप्शन है। एक्सरसाइज करते हैं लोग ये सोचते हैं कि थक जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन ना वो डीप स्लीप नहीं आएगी। एल्कोहल लोग कहते हैं कि सर वो नींद नहीं आता ना, पी लेते हैं 2 पैक नींद आता है, वो डीप स्लीप नहीं होता है। उसमें स्लीप बहुत कई बार ब्रेक होता है, वो स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं होता है। फिर दिन में आप अगले दिन आप ड्राउजी महसूस करेंगे, आपको थकान लगेगा कि नींद नहीं पूरा हुआ। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें मतलब आप लोगों के पास जरूर जानी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से और लोगों तक भी जानी चाहिए कि शाम को एक्सरसाइज करने से और शाम को नशा करने से नींद आपका पूरी तरीके से प्रभावित होता है, आपकी स्लीप साइकिल खराब होती है, और मेंटल हेल्थ का पहला और सबसे पहला लक्षण नींद का डिस्टरबेंस होना ही होता है। पहला लक्षण मेंटल हेल्थ में बीमारी कोई भी हो, द फर्स्ट डे सेकेंड स्लीप डिस्टरबेंस से ही होता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग स्लीप हाइजीन को फॉलो करें। स्लीप हाइजीन में क्या क्या नहीं करना है मैंने बता दिया कि सोने के 4 घंटा पहले 3 घंटा पहले एक्सरसाइज नहीं करना है, जिम नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है, इसके अलावा जो है कि नशा नहीं करना है। क्या करना है? सोने से पहले जो है कि रूम को प्रॉपर क्लीन वेंटिलेटेड होना चाहिए, लाइट ऑफ होना चाहिए, रूम में बहुत क्राउड शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अब बगल वाले घर में मतलब ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे रोज ही बारात आता है, नींद भाई कैसे पूरा होगा? जब नींद नहीं पूरा होगा तो फिर ऑफिस में काम ढंग से नहीं होगा। तो ये सब कॉमन चीज है, मतलब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि ये सब चीजें मतलब मैं जो भी बोला हूँ वो जानते तो हम सभी हैं, लेकिन ये सब चीजें मतलब ऐसे हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। स्लीप हाइजीन के अलावा
तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लाइफ में डेली मैं भी निकल लिया फिर और कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लिया, वॉकिंग कर लिया, ये 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट का समय होना जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और चौथा इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग को ना मतलब कि 5 मिनट 7 मिनट का ना एक विंडो रखना है। समय अपने कंफर्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब रखें, मॉर्निंग में रखें, इवनिंग में रखें। और इस विंडो में ना हम लोग के दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उसी टाइम के लिए टाल देना है। जैसे कि कभी कभी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या बुरे विचार आते हैं या कुछ भी आते हैं तो उसको टाल देना है कि नहीं, वो शाम 8 बजे का टाइम इसलिए रखा हूँ, इस वाले विचार पे शाम 8 बजे हम डिस्कस करने हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? वो तो स्टिल रहेगा ना माइंड में। ये तब तक पॉसिबल है जब तक थॉट ऑटोमेटेड नहीं हो जाता है। जब थॉट्स बीमारी का रूप ले लेती हैं तब विचार हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है कि थॉट्स को कब सोचना है और कब नहीं सोचना है। लेकिन जब बीमारी शुरू होने से पहले जब रहता है तो उस समय हमारे पास इतना समय रहता है कि हम उसको टाल सकते हैं। तो जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी ना, यहाँ काम कर रहा हूँ और कहीं और के नेगेटिव बातें दिमाग में आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कैंसर से डेथ हो गया, काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में जो है कहा गया कि भाई कल टाटा महावना में किसी बड़े व्यक्ति का कैंसर से डेथ हो गया। तो अचानक हमारे दिमाग में आता है कहीं हमको भी ऐसा नहीं हो सकता है। बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है। अब पहले से हमें थॉट विंडो बनाए हैं कि जो भी रॉन्ग थॉट्स आएंगे, गलत थॉट्स आएंगे, उसको हम शाम को 6 बजे उसको अपने आप से डिस्कस करेंगे। तुरंत उस थॉट्स को इग्नोर कर देना है। चलो शाम 6 बजे से डिस्कस करेंगे। शाम 6 बजे अब हमको ये सोचना है कि ये दिमाग का फालतू थॉट्स था, इसी बीमारी देखकर हमको बीमारी नहीं हो सकती है, इस थॉट्स के बारे में कल से हमको डिस्कस नहीं करें। इतना हमें अपने बारे में सोचना है और इतना अपने बारे में काम करना है। तो यह एक स्किल डेवलप हो जाएगा कि जब भी थॉट्स आएगा तो आप उसको रेफर कर देंगे, मतलब थॉट्स आपके कंट्रोल में हो जाएगा, न कि थॉट्स ऑटोमेटिक चल रहा है कि पहले आया कि आपको हो सकता है, फिर आपके परिवार को हो सकता है ना। तो एक ये विंडो हम लोग को रखना है कि जो है कि थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करें। इनिशियल स्टेज में हम लोग एक विंडो रखें, टाइम हम अपने अनुसार डिसाइड कर लें, जो सबसे थका हुआ टाइम होता है वही टाइम इसके लिए डिसाइड कर लें कि चाह करके भी उस पर ज्यादा हम सोच ना पाए। पांचवा इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान जो भी फील्ड वर्कर हैं उन लोगों के तमाम ट्रॉमा से गुजरने होते हैं। कभी वो किसी के मरने की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी किसी प्रकार के जो है कि मास सुसाइड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी गोली कहीं चला उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं, उसकी रिपोर्टिंग आप लोगों को करनी पड़ती है। तो जो फील्ड में है वो फोटोग्राफी करता है, उसके बारे में कंटेंट लिखता है, कंटेंट लिखेगा तो उसका अपना कॉग्निशन यूज होगा, अपना ब्रेन यूज होगा। तो हो सकता है कि ऐसी बातें उसके दिमाग में आए, तो ऐसा हमारे यहाँ न हो जाएगा, ऐसी बातें आ सकती हैं। तो इस प्रकार के बातों को उसी विंडो में डाल देना है और उस विंडो का जब टाइम आएगा तो उसमें यही सोचेंगे कि भाई ये तो फालतू है, इसको जो है कि इस पे हमें कोई काम नहीं करना है, यह एक अनवांटेड थॉट्स था जो हमारे दिमाग को आया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इतना हमें अपने आप को समझाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट कवर हो गए होंगे सारे टॉपिक। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप लोग भी क्वेश्चन पूछें, कुछ हम लोग डिस्कस करें। आपने 4 चीजें बताई, 20 को 20 सेकंड के लिए ये कुछ आपने करने 3 करते हैं, वो उसको कितनी बार रिपीट करना है? एक बार करके छोड़ देना है या 3-4 बार रिपीट करना है? जैसे कि जो ब्रीथिंग वाला बताया हमने कि 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 7 सेकंड तक होल्ड करना है ना, इसको कम से कम 5 मिनट तक आप करें। 5 मिनट तक करेंगे तो ज्यादा उसमें और चीजों को हम लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जैसे कि ऑफिस में 4 मिनट 5 मिनट के लिए कर लिया, या अचानक मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग पजल्ड हो गया कि अब क्या करें, बहुत स्ट्रेस में हो गया, अब क्या करें, उस समय इस एक्सरसाइज को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर लेना है, उससे जरूर रिलीफ मिलेगा। तुरंत स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। 1 गिलास पानी पीजिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए और अपना काम आगे बढ़ाइए। फिर इसको हम लोग घर पर अगर प्रैक्टिस करें 5 मिनट सुबह, 10 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, जो मैं 30 मिनट 45 मिनट का टाइम बताया हूँ, तो फिजिकल एक्सरसाइज के बाद से बैठ कर इस पे हम लोग काम करें तो कंसंट्रेशन, याददाश्त की समस्याएं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। जैसे हम लोग स्लीप बेस्ड बात करते हैं, सोने वाली, हाँ, तो हम लोगों का मतलब हमारा कई बार सवाल होता है, हम लोग जैसे समय का कोई नियम नहीं है हम लोगों के पेशे में, हम लोगों के पेशे, हम लोग तो हैं सुबह 10 बजे जाएंगे 5 बजे लौट आएंगे, तो कोई आपात स्थिति होती है, हम लोगों का ये रूटीन है। कभी हम लोग सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, कभी हम लोग रात में 3 बजे तक काम कर रहे हैं, कभी हम लोग सुबह 4 बजे घर जा रहे हैं, फिर हम लोगों को 8 बजे उठ का काम करना है। इसमें हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाते ना। सोने वाली प्रक्रिया तो हम लोगों की अनियमित रहती ही रहती है, खासकर हम जैसे पेशेवर लोग, तो इसमें तो गुंजाइश ही नहीं बनती। हम लोग मैनेजमेंट भी कुछ आपको तरीका है स्लीपिंग मैनेजमेंट। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो हम जैसे मान लीजिए सोच लिए कि आप आज हम 1 बजे चले जाएंगे, कोशिश भी करते हैं 1 बजे घर पहुंच गया, सब कुछ से फ्री होकर के हम सोने की कोशिश करते हैं। बीच में कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है 6 बजे 5 बजे 4 बजे फिर उठ जाना पड़ता है, तो स्लीप डेस्क हमारा जो है, मान लीजिए बीच में उठ करके फिर हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्लीप डेस्क हमारा टूट गया ना, फिर वो डिस्टर्ब होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि हम लोग जो सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे जो काम डिसाइड कर लिए हैं, इन काम के अनुसार हम लोग का ब्रेन नहीं रह सकता है ना। सोने का और जगने का समय तो सेम है। हमारी आपकी बॉडी कितने देर तक इसको सहती है, कितने देर तक टॉलरेट करती है ना, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सालों तक, 8-10 सालों तक, 12-15 सालों तक बहुत लोग हैं जो, जैसे कि डॉक्टर्स ही हैं, हम लोग का भी कोई प्रॉपर टाइम नहीं रहता यूजुअली। हालांकि अब तो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में तो टाइम रहता है, लेकिन एमडी के दिनों में, एमबीबीएस में, इंटर्नशिप के दिनों में कोई टाइम नहीं रहता था। लेकिन वो लाइफ का एक छोटा स्पान था, 4 साल 5 साल। लेकिन अब आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों में लगातार लंबे समय तक चलना है, तो इसमें थोड़ा सा वर्कलोड बैलेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि शिफ्ट ड्यूटी लग जाए, जैसे जो काम केवल आप कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए 3 लोग लगे, 2 लोग लगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं मानता हूँ आप अपने हिसाब से कह रहे हैं ना, हम लोगों के साथ वैसी चीज हो नहीं पाती। नींद कंपल्सरी कितने आवर्स? नहीं, जैसे इनका करने का मतलब है, मैं इनका कहने मतलब समझ रहा हूँ। नहीं मैं कभी 7 घंटा कंटिन्यूअस होते तो एक साउंड स्लीप हो जाएगा, लेकिन हम ब्रेक जीवन में 7 घंटा टाइम ही नहीं है, तो वही हम लोग कहते मैं हैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मैं उसी का रिप्लाई कर रहा हूँ। क्या अथॉरिटी बैठे हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भाई सप्ताह में कम से कम 4 दिन ही आप रात भर, मतलब कि रात को सोए, या आपकी 4 दिन ड्यूटी जो है कि लगे, भाई जो 8 घंटे की ड्यूटी जो लगती है उस हिसाब से रहे, तब नहीं पूरा हो पाएगा। बाकी ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। लेकिन अखबार में 8 घंटे की ड्यूटी का भी कोई वो कंसेप्ट नहीं है। घंटे की नौकरी है। अखबार में 8 घंटे कई बार सब लोग ऐसी स्थिति होती है कि घर जा चुके होते हैं, उसके बाद ऑफिस आके काम करते हैं। डॉक्टर ने शुरू बता दिया ना कि शिफ्ट वाइज अपनी नहीं, लेकिन मौका शिफ्ट वाइज जो हाँ। ड्यूटी असाइन हो, कंफर्टेबल है। अब ये उसका पार्ट, ये सोल्यूशन पार्ट मैनेजमेंट है, ये डॉक्टर साहब का पार्ट जो सोल्यूशन बात जरूर बात हो रही है, तो भाई हाँ, और मैनेज भी किया जाता है, पूरी कोशिश हो रहा है ये तो इसमें वही है कि मतलब कि जो टाइम आपको कंफर्ट लगे, अब दिन में तो सोने, ये जानना चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए क्योंकि हम लोग ना मल्टीपल शिफ्ट यहाँ भी जो टीम बैठी है ना, मल्टीपल शिफ्ट वाली, हम लोगों से बात चले जाते, इनका कुछ पता ये, लेकिन जैसे सुबह को 4 बजे है, रात में 9 बजे मोस्ट प्रॉब्लम चलेगा। इनका टाइम जैसे ये डेस्क में शाम को आएंगे, लेट नाइट। अच्छा जो ओके
तो मेरा कहने क्वेश्चन ये है कि क्या अगर अगला आदमी 1 बजे वहाँ पहुँच जाता है घर पे या 2 बजे पहुँचता, उससे उसका वो रूटीन हैबिट वही हो कि उसको 2 बजे पहुँचना एक्सेप्ट पीक डे, तो क्या 2 बजे से अगर वो 8 बजे तक सोता है तो मतलब तब कैसे मैनेज करें, या 10 बजे ये पहुँच रहे हैं घर तब ये कैसे मैनेज करें? क्योंकि हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन मीन्स कि अगर ये 11 बजे सोते हैं तो अगर 12 बजे तक मोबाइल ना देखते, हाँ कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेज कर लेंगे। ये वाला पार्ट रह गया, तो ये कैसे मैनेज करें, ये थोड़ा सा इसमें गलत है। इनका क्वेश्चन ये है, अब ये सुबह उठने वाला, इनकी बीवी अगर इनको बांस कर रही है उसमें हम कुछ नहीं करते है ना, कि सवेरे से जगा देंगे नहीं करे छोड़कर तुम ही आओ। अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो सोने का एक प्रॉपर ड्यूरेशन सबके लिए फिक्स नहीं है, एक बड़ा वाइड रेंज है। 4 घंटे से 11 घंटे का जो स्लीप है एक रेंज है। कुछ लोग होते हैं जो केवल 4 घंटा ही सो करके और पूरे दिन फ्रेश रहते हैं। मेरे जानने में ऐसे बहुत लोग हैं जो रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, नहाते धोते हैं, फिर अपना 7-8 बजे से काम पे लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 11 घंटे तक सोते हैं, जैसे मैं खुद 10 घंटा सो लेता हूँ, 10 घंटा नहीं 8-9 घंटे सो लेता हूँ। नहीं सोऊंगा तो लगता है कि फ्रेश नहीं होंगे। तो एक स्लीप का एक प्रॉपर कोई ड्यूरेशन है फिक्स है कि हमको 8 ही घंटा सोना है, ये हमको नहीं डिसाइड करना है, वो बॉडी ने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड कर लिया है। तो ये हम लोगों को सोचना है कितने घंटे सोने पे हमारी मतलब कि दिन की एक्टिविटी सब अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही। अगर हम जो है कि 5 घंटा सो करके दिन में अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए 5 घंटे का स्लीप रिक्वायरमेंट है ना। तो अब जो शिफ्ट वर्कर हैं या जिनके जीवन में कोई शिफ्ट ही नहीं है, वो जो लगातार ही काम कर रहे हैं, तब उनके लिए एक अपना एक टाइम कैलकुलेट कर लें कितने घंटे सोने पे वो फ्रेश फील कर रहे हैं, समय निकाल के उतने घंटे सो लें, बाकी टाइम काम करते रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी समस्या पर्सनल है और ऑफिशियल है, मतलब इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन है कई बार हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग में कर रहे हैं। क्या होता है ना कि नहीं, कभी ये सो रहे हैं तो 9 बजे तक 10 बजे तक सोते ही रहते हैं, वो भी है, ऐसा नहीं है। तो कितने बजे तक सो रहे हैं तो आप एक बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग रात में 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे जाते हैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ। सोने बाद सोने तो सोएंगे तो फिर पूरी नींद ही लेके उठेंगे भाई फोन बजता रहेगा, क्या दिक्कत है? एक्सेप्शनल की कोई बात मत करिए, बात कर रहा हूँ मैं रात में, जैसे हम लोग लेट नाइट सोते हैं, हमारा सवाल आप भी नहीं समझ पाएगा। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जैसे आप 10 से 6 10 से 5 10 से 4 प्रश्न संदीप जी ये होना चाहिए, क्या हम खंड खंड में सोकर भी सोने का कोटा पूरा कर सकते हैं, ये प्रश्न करिए। क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है उसमें डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, तब तो हम भी कुछ नहीं सकते, लेकिन अब आपको अगर समाधान ये ढूंढना है कि अगर 8 घंटे हम सब डिस्टर्ब रहेगा। शरीर की जो मांग है उस पर डॉक्टर साहब आते हैं, उस बारे में वो आपको जानकारी देते हैं। आपका शरीर आपका है, आप उसको किस हिसाब से डील करते हैं ये आपका विषय है। अगर आपको अपने शरीर को ज्यादा दिनों तक स्वस्थ रहना है, उम्र अपनी बढ़ानी है, तो डॉक्टर साहब के हिसाब से सोएंगे कितनी बार, खाएंगे कितनी बार, गहरी सांस कितनी बार लेंगे, ये आपको तय करना है। ठीक है, इन्होंने तमाम समाधान दिए और बहुत सही रास्ता बताया। अब हम उसमें से अच्छी चीजें ले लें। अब हम अपनी मजबूरियां इनके सामने प्रकट करके क्या करेंगे? मजबूरियां नहीं, वो ये कर नहीं सकते और कर कोई भी नहीं सकता। तो हम लोग अपनी परिस्थितियां, मजबूरी नहीं, अपनी परिस्थितियां हमको उस हिसाब से मैनेज। नहीं, जैसे इन्होंने बात बताई ये भी बात ठीक है कि जैसे मैं 11 बजे सोता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को सुबह अगर मुझे कभी कोई 5 बजे जगाए ना, मुझे ठीक फील नहीं होती, लेकिन 6-6:15 पे मैं अपने आप तो मतलब मुझे 6-8 घंटे की नींद है ना, वो नींद चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी भाई तो 1 बजे तक को 12 बजे तक सोए, हमसे 15 मिनट पहले उठे, वो ठीक रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने मन को ये समझाते हैं यार तुम जल्दी सो लो। तो कहने से डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन उसमें ये भी बोला कि नींद का पैटर्न सबका अलग अलग है, कोई 4 घंटे में भी स्वस्थ रह रहा, कोई 11 घंटे में भी रह रहा। ये भी एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा, मतलब ये अपने उसके लिए जरूरी है। ज्यादा सोना भी क्या सर दिक्कत की बात? अगर लगता है कि ज्यादा ही नींद आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा सोना तो 8 एक स्टैंडर्ड है 8 घंटा,
कोई आप व्यक्ति के बॉडी का स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग, कोई 10 घंटे की सो रहा, कोई 9 भी, कोई 4 भी। क्या 10 घंटे के ज्यादा ऊपर अगर कोई सो रहा हो तो उसको कुछ दिक्कत हाँ है? बिल्कुल। वही चीज है ना। तो उसमें कुछ मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन जरूर करा देना चाहिए। कभी कभी खून कम होने से थकान ज्यादा रहती है, आदमी उठ नहीं पाता है, तो बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि ज्यादा काम अगर नहीं हो तो वो कुर्सी पर खाली टाइम में सो जाते क्यों हैं। भाई अखिलेश जी ये जानकारी आपको वो भी तो बीमारी है कैसे? सब हम लोग बीमारी क्राइटेरिया में नहीं रह सकते। वो लैक ऑफ अटेंशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं जैसे काम नहीं है तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं मतलब और ये अक्सर होता है, कई लोगों को शिकायत भी होती है। डॉक्टर साहब, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन से हम कैसे, जैसे किसी सबको, जैसे मान लीजिए हमको ये कैसे पता करें कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन के इस समय इनको हो रहा है, इस समय इसके शिकार हो चुके हैं, जैसे कुछ इस तरह का कॉमन सिम्टम्स कोई ऐसा इस तरीके का, जैसे ऐसी एक्टिविटी कोई वो करे, जैसे तो मूड स्विंग वगैरह, ये सब तो मान लीजिए कि कॉमन है कि स्लीपिंग और ये, लेकिन कभी कभी होता है कि हम किसी विषय में नहीं जानते, और कुछ कैसे हम पता करें कि ये आदमी एंजाइटी के हो जा रहा है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम बताएं कि नहीं ये चीज़ आप करेंगे। इसमें कई चीजें हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर ऑफिस में हमारे 100 स्टाफ है तो मेंटल हेल्थ क्वेश्चनियर आता है, उनको महीने में एक बार फॉर्म भरवा दें, या 6 मंथ में या 3 मंथ में या 4 मंथ में, क्योंकि आपका सर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन वो तो मैं कर सकता हूँ कि मैं देख के बता सकता हूँ कि भाई व्यक्ति को डिप्रेशन है कि एंजाइटी है ना। और अगर ऐसे कभी डॉक्टर जैसे घरों में होता है या ऐसे होता है, मैं सारी बात बता रहा हूँ। अब ऐसे अगर ऑफिस में स्क्रीनिंग करना है तो हर 6 मंथ ठीक है। 6 मंथ पे एक मेंटल हेल्थ क्वेश्चनियर है जो 15-20 क्वेश्चन का रहेगा, सेल्फ असेसमेंट रहता है, वो सबको मिल जाएगा। सब अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ऑफिस के जिस भी सेक्शन में है वो कॉलम में लिख दें और क्वेश्चन उसमें लिखा रहेगा, उसमें मार्क कर देना है। तो ट्रेंड जो भी रहेंगे वो उसकी स्कोरिंग कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई हमारे यहाँ 100 स्टाफ हैं, कितने लोग मॉडरेट हैं, माइल्ड हैं, कितने लोग सीवियर, किस सीवियरिटी में कौन है, किसको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक तो यहाँ ये क्लासीफाई हो गया। दूसरा ये कि आपका क्वेश्चन का मतलब ये है कि सर कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि व्यक्ति को एंजाइटी है कि डिप्रेशन है। ये क्वेश्चन है कि कैसे हम पता करें कि वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है। बता दीजिए एंजाइटी और डिप्रेशन। हाँ ठीक। देखिए, और डिप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि सैडनेस ऑफ मूड, मन का उदास रहना। हम लोग लगातार 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करते हैं तो हमेशा मूड एक जैसा नहीं रहता। कभी आदमी को हंसी आता है, कभी एक आदमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कभी आदमी किसी से बहुत इमोशनली अटैच होकर बात करता है ना, कभी आदमी बिल्कुल रिलैक्स रहता है, कभी टेंस रहता है। ये फ्लक्चुएशन डे में हम लोग के होता रहता है। आपके जो भी बॉस है, आप उनका ऑफिस में जाइए, अगर मेंटली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, तो कभी मुस्कुरा के बोलेंगे, कभी डांट देंगे, कभी कोई रिएक्शन नहीं, है ना, ऐसे रहता है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है ना, तो उसका जो इफेक्ट है ना, उसका फेस है ना, वो उदासी की तरफ है, जैसे ना चेहरा लटका हुआ है। अगर डिप्रेशन है तो ये रहेगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहेगी, उसका चेहरा बिल्कुल एक मास्क जैसा रहेगा। कुछ भी कह दे, बहुत ज्यादा डगमग नहीं होने वाला है, कुछ देर के लिए बस बनावटी स्माइल आएगा, फिर वो चला जाएगा। तो मन का लगातार उदास रहना दिन भर में मैक्सिमम टाइम, ये डिप्रेशन है। इसके साथ साथ नींद में कमी होना, भूख में कमी होना, कंसंट्रेशन न बनना या रस न बनना, सीवियरिटी बढ़ जाता है तो सुसाइडल थॉट्स आना। व्यक्ति को ये लगता है कि अब जीवन में इतनी निराशा हो गया है, जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं, और लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सर ये डिप्रेशन है। एंजाइटी में क्या होता है कि व्यक्ति को फिजिकल सिम्टम ज्यादा होता है, जैसे कि उसको घबराहट होगा, उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको रेस्टलेसनेस रहेगा, वो कुर्सी बैठेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर आएगा, फिर बैठेगा, हलचल पथल मचाए रहेगा, जिसमें एंजाइटी। अचानक फोन आया कि पकड़ा गया
अचानक वर्कलोड थोड़ा बढ़ा, तुरंत धड़कन बढ़ गया, घबराहट होने लगा, पसीना पसीना हो गए, पानी पीने लगे, बाहर अंदर बाहर घूमना शुरू कर दिया, पेशाब लग गया, 2-3 बार लेटरिन उदिन में चले गए। ये एंजाइटी का हिस्सा है। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों इंटायरली डिफरेंट है। डिप्रेशन साइलेंट है, एंजाइटी थोड़ा सा आपको हाइपर एक्टिव रखता है। एंजाइटी में बहुत कर सकते हैं उसका डिप्रेशन। एंजाइटी में बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे कि सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, जैसे कि किसी क्लोज प्लेस पे डर लगने लगना कि भाई सब बंद हो गए, कैसे बाहर निकलेंगे। जो लिफ्ट में नहीं जा पाते हैं, जो बैंक लिफ्ट होता है, तो लोग वो चैनल वाला खोजते रहते हैं अपार्टमेंट में, जिस अपार्टमेंट में चैनल वाला लिफ्ट होगा उसी में रहेंगे। डॉक्टर साहब ये जो बता रहे हैं ये वाला सिम्टम ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि मगर 20-25 लोग हैं तो काफी लोगों के पास है। हाँ, तो उसको सर निजात के लिए नहीं, कोई नहीं जान रही ना, मैं बता रहा हूँ। मैं जितनी बातें बताया बिल्कुल सही बोल रहा था। मैं जितनी बातें बताया हूँ सबको कुछ न कुछ तो है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके वजह से हमारी लाइफ नहीं प्रभावित हो रहा है, हमारा एक्टिविटी नहीं प्रभावित हो रहा है, हमारी फंक्शनिंग नहीं प्रभावित हो रही है, तो किसी इलाज की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये लगता है इन सब चीज़ों की वजह से मतलब हमारी फंक्शनिंग प्रभावित होने लगी, हमारा सोशल लाइफ प्रभावित होने लगा, तब जरूर एक हेल्प की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है। मतलब लोग मैनेज कर रहे हैं। जाते जाते सब हंसी खुशी जाते हैं। माहौल बना के ही इस स्टेज पे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप जैसे मान लें हम जान रहे हैं कि ये डिप्रेशन में है, तो हमको क्या लगता है कि किस स्टेज पे उस आदमी को डॉक्टर से मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन किस स्टेज पे मेडिसिन की वो होती है कि ऐसा हम इंप्रेशन दिखे कि हमको लगे नहीं ये चीज अब इनको मेडिकेटेड होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे बार बार मन कर रहा है कि बॉडी मेरी गंदी है, को बार बार मन कर रहा है जाके नहा के, जैसे लगेगा कि बार बार मेरा शरीर गंदा है, कीचड़ लग गया है, ये सब महसूस होना। किसको है? हाँ, ओसीडी बोलते हैं इस बीमारी को, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जैसे हाथ बार बार जाएंगे लगेगा हाथ गंदा है, बार बार हाथ धुलने का मन करता है, ये सब क्या है? इस बीमारी का नाम ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब कि दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आना, जैसे गंदगी का विचार आना, तो बार बार गंदगी के विचार आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यही बैठा हूँ, यहाँ पे डस्ट है, तो मेरे हाथ में डस्ट लग गया, मैंने इसको क्लीन कर दिया, चलो ठीक है बाद में धो दूंगा, है ना, बेसिन पर जाऊंगा धो दूंगा। लेकिन ओसीडी में क्या होता है कि गंदगी लग गया, मैं एक बार क्लीन किया तो विश्वास नहीं होगा कि ये साफ हो गया, मैं बार बार साफ करूंगा, फिर जो है कि नहीं विश्वास होगा, जाके हाथ को पानी से धोऊंगा, फिर भी लगता है कुछ लगा ही है, तब लगेगा कि नहीं इसको साबुन से धोना चाहिए, है ना। तो ऑब्सेशन मतलब कि बार बार विचार आना, और कंपल्सन मतलब कि जिस प्रकार का विचार है वैसा एक्ट करना, इसको ओसीडी बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसके घर वाले बोले कि सर ये तो रोटी को पानी से धो के खाता है। बस समझिए कि बीमारी कैसी रहेगी। सर चावल को पानी से धो के खाता है, सब्जी बन जाने के बाद नल चला देता है ना, फिर उसको छान करके फिर उसमें आलू गिन के खा लेता है। तो मतलब बहुत सीवियरिटी है। बहुत लेकिन हमको सर डॉक्टर साहब बताइए, उसको अपने फादर से ही डर लगने लगा हमेशा, मतलब इस तरीके से एंजाइटी डिप्रेशन इतना डीप हो गया था कि उनको देखते ही ऐसे ऐसे वो होने लगता था पूरा। अच्छा, तो मतलब लेवल एक्सीड कर जाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे निगेटिव थॉट की बात हुई, तो अगर बार बार ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिव थॉट आते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो क्या इसमें मेडिसिन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जी। लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने निकल गए, हम लोग 1-2 महीने 3 महीने तक ट्राई कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। खुद कंट्रोल करने के जितने तरीके हमने बताया है या कुछ और चीज़ें आप सर्च आउट करते हैं, उतना करने वाला लगता है चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल सलाह लेना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ ही है, घर में छोटी छोटी चीज़ों पर रोक लगाना, ये मत करो ये हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, तो ये कोई डिसीज़ है या क्या है? ये कोई डिजीज क्राइटेरिया में भी नहीं आएगा।
बाकी पंखा चल रहा है तो डर लगेगी गिर ना जाए बच- डिजीज का इंतजाम भी सिक्योरिटी आ कॉम्प्लेक्स जाएगा। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, पर्सन फोबिया बोलेंगे इसको। डॉक्टर साहब इसको ये जो बता रहे थे नेफ्राइटिस वगैरह, तो क्या इसका योग से थोड़ा बहुत करते हैं? हाँ देखिए है क्या ना कि माइल्ड स्टेज में बीमारी की जब शुरुआत हुई ना तो करेंगे हम लोग तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, योग से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, बैलेंस डाइट से। लेकिन अगर लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रही तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में जरूर बताता हूँ कि दवाइयों के साथ साथ इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, क्योंकि जितना ही हम एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे तो दवाइयों की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, दवाइयाँ भी अच्छे से काम करती है। अच्छा मैं एक और हाँ, एक चीज समझा कि जैसा अभी आपने कहा कि तनाव बढ़ने पर जो स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल तो वो रिलीज होने लगता है, तो क्या जैसे हम 1 घंटे या 5 मिनट हम जब तनाव में होते हैं उसी समय वो रिलीज होने लगता है, या कंटिन्यूस हम 1 महीने या 6 महीने जब हम रहते हैं तब वो रिलीज होना होता है, तो क्या उसके मापने का कोई पैमाना है क्या? हाँ वो तो ब्लड कॉर्टिसोल लेवल होता है, टेस्ट होता है। अच्छा ब्लड टाइम टू कॉर्टिसोल टाइम रिलीज होता है, टाइम टू टाइम रिलीज होता है ये। कॉर्टिसोल यूजुअली मॉर्निंग आवर में ज़्यादा निकलता है, मानने तो ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल गया तो तुरंत नहीं निकलेगा, ब्रेन उसके प्रोडक्शन पे काम करना शुरू करते हैं फिर वो रिलीज होता है। ये लोग ये तनाव का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मतलब लंबे समय तनाव में रहेंगे तब release क्रॉनिक होगा? क्रॉनिक लंबे समय तक, मोर देन 2 वीक 3 वीक अगर लगातार स्ट्रेस में है तब नहीं, बाकी जो कॉर्टिसोल निकलता है वो बॉडी मेटाबोलाइज कर देता है, जब एक्सेस होता है तभी वो एक बैड इफेक्ट डालता है हेल्थ पे। अच्छा 2 चीज़ और छूटा हुआ मैं उसको कवर कर लेता हूँ। दिमाग की बीमारियां 2 प्रकार की होती है, एक होता है न्यूरोटिक, दूसरा होता है साइकोटिक। अब तक हम लोगों ने बात किया न्यूरोटिक पे, जिसमें हम खुद फील करते हैं, हम खुद डॉक्टर से बताते हैं। दूसरा वो होते हैं जिनको लोग पकड़ के लाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं, गाली दे रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, है ना, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या गांजा पीने के वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। हमें नहीं पता यहाँ कितने लोग पीते हैं, शहर में बिकता है तो कोई ना कोई तो पीता ही होगा, और शहर में तो CHS के पास वो CHS कौन जो बच्चों वाला है तो अच्छा है। मैं शाम को आ रहा था तो किसी ने बोला, रात को 10-11 बजे बड़ा भीड़ लगा था, तो किसी ने बोला कि सर यहाँ पे ये मिलता है कुछ खाने वाला, नाम मैं नहीं जानता उसका, सकोड़ा हाँ भांग वाला है ना, तो उसने बताया कि सर 2 मिलता है, एक प्लेन और एक रंगीन। तो रात को 11 बज रहा था, जितने खाने वाले थे वो सब वो भांग ही खाने वाले, कौन प्लेन खा रहा हो। तो मतलब हम लोग, पेशेंट मेरे पास आता है कभी कभी बड़ा ही इररिलेवेंट कंप्लेन लेकर, मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, जो हमारे टीचरों ने पढ़ाया है, सिखाया है, वो बता रहा हूँ। समझ नहीं आएगा कि पेशेंट को ब्रेन का दिक्कत है, पेशेंट को हड्डी का दिक्कत है, कि उसको हाथ का दिक्कत है, कि उसका किडनी खराब हो गया, सब जांच करा के लाता, इतना मोटा फाइल। कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा चुका है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से, सबसे दिखा चुका है, जितने बड़े नाम है सबसे दिखा चुका हूँ। उसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कभी गांजा पिया है या भांग की गोली खाया है? हाँ सर, 1 बार सर मैंने लिया था। मतलब कि लाइफ में एक, मतलब बहुत लोग हैं हेल्दी हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं उनको, है ना, लेकिन मैं एक अवेयरनेस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा बताता हूँ, जो मेरे घर के बच्चे हैं, जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे रिलेशन के बच्चे हैं, स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे बात पूछता हूँ। मतलब लाइफ में केवल, बहुत सारे पेशेंट हमारे बताने सर केवल 1 बार लिया, कुछ तो केवल बस ठंडे के माध्यम से ले लिया, वो फेस्टिवल होता है उसमें ले लिया, और उसके कुछ दिन बाद दिक्कत शुरू हुआ, तब से सर मैं इलाज करा रहा हूँ और मैं ठीक नहीं। और मतलब कि सामने वाला का कोई इंटेंशन नहीं था नशा करने, जो रोज पी रहा हूँ तो मस्त है, लेकिन जो गलती से कभी पी लिया या किसी को देख एक बार नशा कर लिया। BHU आया, हम लोग BHU में जब थे तो IIT के बच्चे बहुत ज्यादा गांजा पी करके और फिर साइकोसिस में आते थे, तोड़ते फोड़ते गाली गलौज करते। तो गांजा लेने से, कैनबिस लेने से मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत ही बुरा प्रभाव देखा हूँ, लाइफ को खराब होते हुए देखा हूँ। इसलिए आप लोगों के बच्चे जहाँ भी आप लोगों से दूर हों, बाहर हों,
उनके स्लीप पैटर्न के बारे में जरूर पूछें। केवल ये नहीं पूछना पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा है, स्लीप पैटर्न के बारे में जरूर बात करें बच्चों से। उनके सब्सटेंस एब्यूज के बारे में, नशा के बारे में खुल के बात करें। ये मत सोचें कि उसका कोई दोस्त आपको बताएगा, क्योंकि अगर अनहोनी हो गया तो फिर दवा कराते रह जाएंगे। बीमारी है तो जीवन भर दवा तो खाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अपने बच्चों से, भतीजों से, जो भी जितने लड़कों का आप जानते हो, उनके गार्जियंस आप बताएं कि फोन पे केवल पैसे की बात ना करें कि बेटा पैसा है कि नहीं, रेंट गया कि नहीं गया, खाने के लिए पॉकेट में है कि नहीं, पढ़ाई ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको छोड़ के अब इसके बियॉन्ड बात करने का समय आ गया है। बेटा तुम्हारा नींद सब ठीक लग रहा है ना, पढ़ाई में मन लग रहा है ना, अगर नहीं लगे तो बताना। ये बात करना बड़ा जरूरी हो गया है। बच्चों से हम लोग ये बात नहीं करते तो अपनी ये चीजों को डिस्कस वो किसी और से करें। अभी बनारस में एक कोचिंग का मामला आया था, 2 साल पहले की बात है। ये थोड़ा सबको लेकिन कंप्लीट करते हैं। हॉस्टल में जाड़े का दिन था, नवंबर-दिसंबर का। उसने वार्डन से जबरदस्ती फैन लगवाया, नहीं मुझे फैन चलाना है। और जाड़े में हॉस्टल वाले ना फैन खोल देते हैं, क्योंकि लड़के ही होते हैं, वो फैन तेज चला के रात भर 2-2 कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो वार्डन लोग फैन खुलवा देते हैं, न रहेगा फैन, न आएगा बिजली का बिल। एक लड़का लड़ाई झगड़ा करके, नहीं आप हमसे मेरे रूम में मीटर लगाइए, पैसा लीजिए, फैन लगाइए। उसके बाद से मार्केट से रस्सी खरीद करके लाया और अगले दिन हैंग कर गया। मतलब देखिए सुसाइड, ब्रेन कितना सिस्टमेटाइज है, ब्रेन कितना चाहता है कि मैं मर जाऊं। एक होता है कि आदमी गलती से कुछ कर लिया, अगर हम चल रहे हैं, मेरे एल्बो को चोट लग गया तो मैं तुरंत देखूंगा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, टिटनेस लगवा लूं, डॉक्टर से दिखवा लूं, एक्सरे करा लूं, ब्लड टेस्ट करवा लूं। एक हम कितना हेल्थ कॉन्शियस है, और एक वो कंडीशन जिसमें हम अपना ही जान लेने के लिए ही उतारू है। सुसाइड का 2 मेन कारण होता है। कारण तो बहुत सारे हैं, ज़्यादा लोग एक्सेसिव ड्रिंकिंग करके भी सुसाइड कर लेते हैं। आदमी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी भी मतलब स्ट्रेसफुल चीज़ों को लेकर के इम्पल्स में लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा इम्पल्सिव बिहेवियर के अलावा डिप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट कारण। उदासी इतना ज़्यादा होने लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं, अब जीवन जीना व्यर्थ है। जब जीवन जीना व्यर्थ है तो व्यक्ति जीवन को खत्म करेगा, खत्म सुसाइड कर देगा। सुसाइड और पैरा सुसाइड, एक होते हैं जो सुसाइड करने की एक्टिंग करते हैं, वो दरवाजा खोल देंगे और दिन रात पति को धमकी देंगे, सुसाइड कर लेंगे अगर ज्यादा इधर किया। वो पैरा सुसाइडल बिहेवियर है। लेकिन जिसको लटकना है वो आपसे बताएगा नहीं, वो घर पे ही सारा बंदोबस्त कर लेगा और लटक जाएगा। एक IMS PHU का डॉक्टर था, कोविड के समय की बात है, ड्यूरिंग कोविड लड़का बहुत ज्यादा गांजा पीता था। उसको कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया था। साइकोसिस में लोग डिल्यूजन में जीते हैं, उन्हें लगता है कि वही परमात्मा है, वही भगवान है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उनके दिमाग में फॉल्स बिलीफ हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। वो लड़का BHU हॉस्टल से बुलेट उठाया, मिर्जापुर विंध्याचल गया, आप लोग पता होगा, वहाँ पे किसी से बोला कि मुझे अपना वो क्या करना है, वो बलि चढ़ाना है मुझे अपना। बलि चढ़ाने से सामने वाले पांडा कहाँ बलि चढ़ा रहे, वहां पे मना कर दिया, तो अपने आत्मदाह कर लिया था। ये 2 घटना एक साल में था दरअसल, शायद कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो नशा इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि हम लोग घर पे हैं, हम लोग सोच रहे हैं बच्चा मेरा BHU से MBBS कर रहा है, एम्स में चला गया, अब सब जीवन खो गया। ऐसा नहीं, जरूर हम लोगों को उनसे बात करना है, उनसे डिस्कस करना है। लगता है उनमें बिहेवियरल दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, या आज तक
20 साल तक आपसे बहुत बढ़िया बाप बेटे का संबंध रहा और अचानक लगे कि वो अब अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अब हमको ही डांट दे रहा है, मतलब कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उसके फोकस होने की, कंसंट्रेट होने की, बच्चे से डिस्कस करने की जरूरत है। ये मेरा पर्सनल आप सभी लोगों के लिए सुझाव था। बाकी प्रोफेशनल सुझाव मैं पहले दे चुका हूँ। अब इसी के साथ हम लोग टॉप को समाप्त करते हैं। एक्शन स्टिमुलेट माइंड हुआ और एक्शन फिजिकली हुआ, तो दोनों के बीच में जो पॉज है, हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं वहाँ पे। अगर हम उसमें ठहरें तो क्या सोल्यूशन नहीं है उसका? है क्या कि जब तक हम लोग हेल्दी हैं, जब तक माइंड को कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तक तो ठहरने का वक्त मिलता है। लेकिन अगर ऑलरेडी हम इरिटेटेड हैं, रात को नींद नहीं पूरा हुआ है, बहुत ज्यादा वर्कलोड में है, तो जब भी स्टिमुलेशन मिलता है तुरंत आदमी रिएक्शन दे देता है। नहीं, फिर भी तो गैप तो रहेगा उसमें ना, तो नहीं रहता दो है ना। चीज के बीच में गैप रहता है हमेशा। अगर वो गैप मेंटेन है तो फिर जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तब ब्रेन को उतना प्रोसेसिंग करने का, सोचने का, निर्णय निकालने का समय मिल जाता है। अगर वो गैप कम हो गया, वो गैप कम ही होना तो मेंटल इलनेस और दिमागी डिस्टर्बेंस की कहानियों का शुरुआत है। नहीं, गैप कम होगा लेकिन रहेगा तो रहेगा ना गैप तो। वो बहुत ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपसे कहने की बात है ना। तो स्टिमुलेशन और रिएक्शन में जितना ज्यादा गैप है, मतलब कि आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ हैं।